एवरीबॉडी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोसिस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम्स लाइक नीट, CUET, NVS, KVS एंड अदर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो माइटोसिस क्या होता है। देखो, सेल डिवीज़न हमने पढ़ा है और हमें पता है कि सेल का डिवीज़न होता है और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में क्या होता है ना कि आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिनका सेम क्रोमोसोम नंबर होता है एज देयर पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर 2n है तो डॉटर का क्रोमोसोम नंबर भी 2n ही होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है और जो पेरेंट्स है वो सेम काइंड का जो डॉटर है उसका फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। पहले जो सेल के अंदर का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होगा। ओके, देन ये बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेल डिवीज़न माइटोसिस किसने डिस्कवर किया था। तो ये स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था। ये बस ऐसे ही नॉलेज के लिए। देन इसको हम लोग कहाँ देख सकते हैं, कौन से टिश्यूज़ में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये रूट टिप या सूट टिप जो प्लांट्स के होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही तेज़ ग्रोथ होती है। मतलब ये वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक काइंड ऑफ टिश्यूज़ होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीज़न स्पेसिफिकली माइटोसिस देखने को मिलता है। ओके, तो क्या क्या स्टेजेस हैं देखो। प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस एंड साइटोकाइनेसिस। तो मेजरली प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो मेटाफेस है वो प्रोफेस और मेटाफेस के बीच का ट्रांजिशन होता है और इसको मेटाफेस को हम लोग लेट प्रोफेस भी बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग स्टेप्स देखते जाएंगे और डायग्राम्स भी मैंने दिया है तो उससे भी आपको समझ आएगा। देन प्रोफेस, देखो सबसे पहले तो अगर आप कोई सिंपल सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ये लिखना ज़रूरी है कि फर्स्ट और लॉन्गेस्ट फेस होता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट फेस क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड होता है यहाँ पे और विजिबल हो जाता है इनटू द शॉर्ट थिक हेलिकल कॉइल्ड थ्रेड। देखो, नॉर्मली क्रोमोसोम बहुत पतला होता है, ठीक है, तो वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन प्रोफेस के दौरान ये सॉल्ट हो जाता है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है और हमें विजिबल होता है, माइक्रोस्कोप में देखने पे पता चलता है। देन हमने पढ़ा है कि माइटोसिस से पहले सिंथेटिक फेस होता है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो भी क्रोमोसोम है उसका एक सिस्टर क्रोमेटिड भी है और वो सेंट्रोमेयर से अटैच है। तो हमें यहाँ पे 2 क्रोमेटिड देखने को मिलता है जो कि सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है। देन क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर कंडेंस हो गया। अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। और ये कैसे होता है, ये जब हम लोग सेल साइकिल का रेगुलेशन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। इसके साथ ही न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगता है और जो सेंट्रोजोम्स है वो मूव करता है टू द अपोजिट पोल। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो जो सेंट्रोमेयर है वो अपोजिट पोल, मतलब एक यहाँ अपोजिट पोल में मूव करने लगता है। अभी पहुँचा नहीं है, मूव कर रहा है। देन स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू फॉर्म। तो जो भी सेल डिवीज़न में ज़रूरत है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है। इस वजह से ये प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। देख सकते हो आप कि ये स्पिंडल फाइबर है और यहाँ ये सेंट्रियोल है और हमें पता है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। ठीक है, फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अभी फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। जो सेंट्रियोल यहाँ पे था वो मूव करके यहाँ पे आ जाता है और ये धीरे धीरे अपोजिट पोल पे जाएगा जब तक मेटाफेस में एंटर करेगा सेल तब तक। आप यहाँ देख सकते हो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है और जो हमारा क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो गया है। ठीक है,
प्रोमेटाफेज या लेट प्रोफेज सेम फेज है। ये क्या है, ट्रांजिशन फेज है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। देखो गाइस, डिसइंटीग्रेट होता है, ख़त्म नहीं होता है या डैमेज नहीं होता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होगा और जब नया सेल बनेगा तो ये वापस से रीअपियर हो जाएगा। सारे मटेरियल सेल में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सेल से ख़त्म ही हो गए, ठीक है। फिर स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर एट सेंट्रोमियर। देखो यहाँ पे जो हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना, और ये सेंट्रोमेयर है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो स्पिंडल फाइबर है, सपोज करो ये अपोजिट पोल है, ये अपोजिट पोल है, तो स्पिंडल फाइबर ये काइनेटोकोर से क्या होता है कि अटैच होता है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि ये अटैचमेंट कब होता है, तो आप बोलोगे या तो लेट प्रोफेज या तो प्रोमेटाफेज, ओके। फिर क्रोमोसोम स्टार्ट करेगा धीरे धीरे मूव करना टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अभी जितने भी क्रोमोसोम स्प्रेड थे ना, इधर उधर फैले हुए थे, तो अब ये सेंटर में, ये जो सेल है उसके सेंटर में आना स्टार्ट करेंगे, ओके। ये आप देख सकते हो लेट प्रोफेज का डायग्राम। सो मेटाफेज जो है वो इजी टू स्टडी क्यों कहा जाता है मेटाफेज स्टेट को, क्योंकि इसमें जो बहुत ही ज़्यादा हमें सेल विजिबल नज़र आता है और क्रोमोसोम विजिबल होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है ना वो सेंटर में आ जाते हैं। तो क्रोमोसोम जब सेंटर में आते हैं, यहाँ पे, तो एक प्लेट बनती है, इमेजिनरी प्लेट बनती है, और वो विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो अगर हमें क्रोमोसोम काउंट करना होता है तो मेजरली हम लोग इसी टाइम पे ही काउंट करते हैं और कैरियोटाइपिंग करते हैं, मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट भी रहता है, थिक भी रहता है, और सारे क्रोमोसोम अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्रोमोसोम कंडेंसेशन अगर पूछा जाए तो किस फेज़ में होता है, तो आप बताओगे कि मेटा फेज़ में होता है। और एट द एंड क्या होगा, टू क्रोमेटिड सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो दो सिस्टर क्रोमेटिड थे जो सेंट्रोमेयर से अटैच थे, और यहाँ पे क्या था, काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से एक स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींचेगा, एक सपोज करो ये सिस्टर क्रोमेटिड 1 है, ये सिस्टर क्रोमेटिड 2 है ये क्रोमोसोम नंबर 1 ही सपोज करो, और ये स्पिंडल फाइबर एक सिस्टर क्रोमेटिड को इस तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अब मेटाफेज स्टेज में ही क्या होगा, सेंट्रोमेयर से इन दोनों का अटैचमेंट टूटेगा और ये दोनों अपोजिट पोल में क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। देखो ये मेटाफेज का स्ट्रक्चर है गाइस, आपको माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखेगा। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये आपको मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स अरेंज दिख रहे हैं, ओके। देन आता है एनाफेज, ठीक है। तो एनाफेज जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, और इस टाइम एनर्जी लगती है, और जो स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के, और वो क्या करते हैं कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट एंड में लेकर जाते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कब होते हैं एनाफेज में, सेपरेट होना कब स्टार्ट होते हैं, मेटाफेज में, ओके। अब जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए तो अब हम उसको क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। और कभी कभी देखो गाइस, ये पूछा जाता है कि कभी कभी वो क्या शेप बनाते हैं, वी, यू या जे शेप बनाते हैं। तो ये वी, यू या जे शेप किसके वजह से बनता है, सेंट्रोमेयर के लीड्स के वजह से, कि सेंट्रोमेयर कहाँ पे अटैच है। फिर एनाफेज ए, मतलब एनाफेज को ऐसे बांट दिया है कि सबसे पहले क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, फिर पोल्स भी अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर पोल्स हैं तो पोल भी एकदम अब सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये आप एनाफेज देख रहे हो, ठीक है। एनाफेज में क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेंट्रियोल है, ये भी अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जिसको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम कह रहे हैं, वो भी अपोजिट मूव करेगा।
देन टेलोफेज जो है वो लास्ट स्टेज है माइटोसिस का, साइड मतलब कैरियोकाइनेसिस का, और ये प्रोफेज के रिवर्स है। तो अगर प्रोफेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, न्यूक्लियोलस फिर से रिफॉर्म करेगा और डॉटर क्रोमोसोम ईच अपोजिट पोल पे पहुँच जाएंगे। तो अब बताओ, दो न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज्ड होगा अपोजिट मतलब सेंटर में, और फिर क्रोमोसोम्स जो है अपना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लूज़ कर देगा। तो जो क्रोमोसोम इस तरह से था वो क्रोमोसोम अब थ्रेड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जो कि एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं पेरेंट न्यूक्लियस के इन ईच एंड एवरी मैनर। ओके, फिर ये टेलोफेज का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और ये कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। देन साइटोकाइनेसिस तो देखो, जैसे अभी हमने डायग्राम में भी देखा कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है कि जब सेल दो हाफ में बनते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि एक न्यूक्लियस एक साइड जाए और ये दूसरा न्यूक्लियस दूसरी साइड जाए, ताकि दोनों सेल को प्रॉपर सिमिलर और सेम अमाउंट में न्यूक्लियस मिले। बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है अराउंड द इक्वेटर। तो ये जो सेल है उसके इक्वेटर पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है। बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके नीचे 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 फिर ये रिंग जो है वो श्रिंक करती है एट द इक्वेटर, इस तरह से और फिर मतलब नहीं, अंदर की तरफ मूव करता है, इस तरह से अंदर की तरफ मूव करता है, इस तरह से अंदर की तरफ मूव करता है, और एक टाइम आता है कि वो क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन करता है। फिर फरो जो है वो डीपेन होते जाता है और एक्टिंग रिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक्टिन फाइबर इंक्लूडेड है। तो अगर कोई बोले कि हम अगर एक्टिन फॉर्मेशन को ब्लॉक कर दें तो सेल डिवीज़न में कौन सा स्टेप रुकेगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मैं एक्टिन फिलामेंट्स को ब्लॉक कर दूं तो क्या नहीं होगा, तो आप बताओगे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन रिंग। ओके, तो रिंग फिर श्रिंक करता है कम्प्लीटली और दो सेपरेट सेल्स बन जाते हैं। ठीक है गाइस, सिंपल सा था ये। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो कोई भी बता देगा। सबसे पहले कि दो डॉटर सेल बनते हैं जो पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। फिर डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने के साथ साथ सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब कि क्वालिटी वाइज भी डीएनए सेम है और क्वांटिटी वाइज भी। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मतलब प्लॉइडी चेंज नहीं होती। अगर पेरेंट 2n है तो डॉटर सेल भी 2n ही होगा। इसके अलावा माइटोसिस कहाँ हेल्प करता है, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन अगर टिश्यू डैमेज हो रहा है या टिश्यू का रीजनरेशन करवाना है तो यहाँ पे भी माइटोसिस के हेल्प से होता है। ओके, सो अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।